हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में आज हम जो बाकी के जो सॉलिड बचे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो आयंस होते हैं। और ये जो आयंस एग्जांपल के लिए जैसे सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अटैच होते हैं। यस स्टूडेंट, ये सब आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। और ये जो पार्टिकल्स हैं उन वो 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट उनका होता है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएगी आयनिक सॉलिड में, वो देखते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, सॉलिड और ब्रिटल रहते हैं। ठीक है। और जैसा कि ये जानते हैं आप कि ये जो पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल रहेगा और इनसॉल्युबल रहेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी का रहेगा सॉलिड स्टेट में, क्योंकि आयंस डेवलप नहीं होंगे तो सॉलिड स्टेट में ये क्या रहेगा, इंसुलेटर रहेगा। और जैसे ही हम एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाएंगे, उसको वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे या मोल्टन स्टेट की बात करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे की तरफ जाते हैं मेटालिक सॉलिड के लिए। तो मेटालिक सॉलिड के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स मेटालिक सॉलिड बनाते हैं, उनमें एक तो मेटालिक आयंस है और फ्री इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज़ कर देते हैं, तो मेटालिक आयंस बना लेते हैं और वो उनके फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में अटैच होके मेटालिक सॉलिड बनाते हैं। तो मेटालिक सॉलिड में जो हम देखेंगे कि जो बॉन्ड रहेगा वो मेटालिक बॉन्ड रहेगा। और ये मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, इस वजह से ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे रूम टेम्परेचर पे। और आयंस सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर मूव करते हैं मेटालिक सॉलिड के अंदर। इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर रहेंगे और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई रहेंगे। देन स्टूडेंट, हम बात करेंगे कोवलेंट सॉलिड की। तो कोवलेंट सॉलिड के लिए जो पार्टिकल्स रहेंगे वो रहेंगे नॉन मेटल एटम्स। सो नॉन मेटल एटम्स कोवलेंट बॉन्ड से अटैच रहेंगे और ये बहुत ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल होंगे। ग्रेफाइट और डायमंड आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा वो। और ये इलेक्ट्रिसिटी की इंसुलेटर होते हैं। ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है। और आपको पता है कि ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है, क्योंकि उसकी जो हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं वो स्लिप होती है एक दूसरे के ऊपर, तो स्लिप होने की वजह से वो सॉफ्ट होते हैं। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डायमंड की होती है, वो इस वजह से वो हार्ड होता है। और इलेक्ट्रॉन जो डायमंड में फ्री नहीं होता, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं डायमंड के अंदर, तो इस वजह से डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है। वहीं ग्रेफाइट में हम देखेंगे कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, तो 3 कार्बन ही इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग के अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका फ्री रहता है ग्रेफाइट के अंदर। इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। ये सब क्लास 10th में मैंने आपको पढ़ाया है, आप हाँ से रेफ़र कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये सब बात हो गई सॉलिड के टाइप्स की। अब हम सॉलिड की जो अरेंजमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। यस। और उसकी बेसिक यूनिट को हम यूनिट सेल बोलते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स यस 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, उसी को हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और उस क्रिस्टल लैटिस की जो यूनिट सेल होती है वो बेसिक यूनिट होती है, उसको उसको यूनिट सेल बोलते हैं। तो बेसिक क्रिस्टल लैटिस की बेसिक यूनिट को हम यूनिट सेल बोलते हैं। और जो यूनिट सेल पर जो पार्टिकल रहेगा कोई भी पॉइंट पे, उसको हम लैटिस पॉइंट बोलेंगे। तो हम अभी देखेंगे कि यूनिट सेल की क्या पैरामीटर हैं, वो उसकी क्या फंक्शन है, उसके लिए आप थोड़ी देर वेट करें। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे करेक्टरिस्टिक देखेंगे यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल की करेक्टरिस्टिक में उसके 6 पैरामीटर होते हैं, उसमें 3 एज होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। 3 एज A B C होती है और
3 एंगल अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। ये 6 पैरामीटर हैं। और ये जो आप कॉर्नर पे देख रहे हैं ये सब पॉइंट, ब्लैक पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट है, पार्टिकल्स हैं जो रिप्रेजेंट लैटिस पॉइंट से किए जाते हैं स्टडी जब हम करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे ये जो ए, बी और सी, ये जो एज हैं ये एज हैं यूनिट सेल की। और आप लर्न करने के लिए आप यहाँ पे देखें कि ए और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है तो बी फॉर बीटा, तो ए बी सी से आपको याद रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि एच सी एंड बी के बीच में ए फॉर अल्फा, तो ये आपको याद रह जाएगा। देन फाइनली जो गामा एंगल आपको याद रहेगा। तो इस 6 पैरामीटर के बेस पे एक नंबर ऑफ द टेबल्स, नंबर ऑफ द यूनिट सेल डिवाइड की गई है। तो वो नंबर ऑफ द यूनिट सेल हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो स्टूडेंट 6 पैरामीटर के बेस पे ऐसे 7 ये यूनिट सेल हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड रोम्बोहाइड्रल एंड हेक्सागोनल। और इनके एजेस और लेंथ जो है एंगल वो कैसे चेंज होते हैं वो आपको कोई भी बुक में एनसीईआरटी की बुक में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप आरबीएससी से हैं तो आरबीएससी की बुक में भी मिलेगा। और अगर आप प्रदीप रेफ़र करते हैं तो प्रदीप में भी ये टेबल आपको मिल जाएगी। यह टेबल के जो एग्ज़ाम्पल हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम में बात करें तो कभी कभार इनके एग्ज़ाम्पल पर क्वेश्चन आ जाता है कि हेक्सागोनल की क्या लेंथ बताएं, या फिर उसके एंगल पर क्वेश्चन आ जाता है कि एंगल दे रखे हैं और एजेस दे रखी है और उस पर पूछ लेता है कि ये किस टाइप का यूनिट सेल है। और कंपटीशन एग्ज़ाम में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो SnO2 के अंदर कौन सी टाइप की वो यूनिट सेल बनाता है। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन एग्ज़ाम के थ्रू के बेस पे भी देखें और बोर्ड एग्ज़ाम के बेस पे भी देखें। थैंक यू।